जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। बोर्ड द्वारा जो भी पेपर लिया जाता है उसकी आंसर की भी जांचने के लिए टीचर को भेजी जाती है और साथ में ही एक मूल्यांकन की एक नियमावली है वो भेजी जाती है। तो अब मैं आपको बोर्ड द्वारा जारी ओरिजिनल जो आंसर की है वो दिखा रहा हूँ। हालांकि मैंने पूर्व में भी आपको इसी प्रकार की बनाकर है वो सब कुछ बता दिया था, लेकिन आप सबकी जिज्ञासा शांत हो जाए, आपको किसी प्रकार की कोई दिमाग में कोई किंतु परंतु चल रही है तो वो क्लियर हो जाए, इसलिए आज मैं ये ओरिजिनल भूगोल विषय की जो आंसर की है जो टीचर कॉपी जांच रहा है उसके पास भेजी गई है, आपको पता चल जाए भी किस प्रकार से टीचर है वो आपकी कॉपी जांचेंगे, किन नियमों के तहत है वो जांचेंगे और कुछ विशेष बातें भी साथ में मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए देख लीजिए। अब हेडिंग है परीक्षकों के लिए उत्तर तालिका, अंक योजना और मूल्यांकन निर्देश। सामान्य निर्देश है, पहला है कि अधिकांश प्रश्न स्वनिर्मित है जो पाठ्य पुस्तक में अंकित विषय वस्तु पर ही आधारित है, अतः प्रश्नवार अंकन के निर्देश संभावित हल और पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु होने संबंधी प्रश्न है वो इसमें अंकित किए गए हैं। पाठ्य पुस्तक से संभावित हल का मिलान कर परीक्षक स्वयं के विवेक से ही सही हल का निर्णय कर अंकन करावें। इसका मतलब ये है भी, ठीक है, आपको एक आइडिया दे दिया गया है भी फला पेज से ये प्रश्न है वो लिया गया, वहाँ पर उसका संभावित उत्तर है, लेकिन अगर बच्चे ने अपने हिसाब से अपने विवेक से उत्तर लिखा है और वो बात एज इट इज़ जो बुक है उसके अंदर नहीं है, तो टीचर अपने विवेक से अपनी समझ से उसका निर्णय करके उसको अंक है वो प्रदान करेगा। और अगर उत्तर तालिका में संभवतः कुछ त्रुटि होती है तो स्वयं के स्तर पर ही विवेक से प्रश्न को अंकन करना है और इसके संबंध में कोई नियम या अनुदेश है वो बोर्ड द्वारा नहीं भेजे जाते हैं बाद में। उसके बाद में आगे बात करें, तीसरा नियम है कि सामान्यतः लेखा शास्त्र गणित विषयों से संबंधित प्रश्न स्वनिर्मित किए जाते हैं जो पाठ्य पुस्तक में सूत्र नियम पर आधारित होते हैं, उसमें सही गणना का मूल्यांकन ये दूसरे विषयों के लिए हो गया। चौथा है कि वैकल्पिक विधि से हल प्रश्न सही होने पर पूर्ण अंक प्रदान किया जाए। तो गणित जैसे विषयों में वैकल्पिक विधि यानी एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, इसी प्रकार से भूगोल या इससे जुड़े हुए जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी एक प्रश्न के पाठ्य पुस्तक के इतर जाकर भी उत्तर है वो बन सकते हैं, तो ये आधार है इसका। उसके बाद में खंडवार अंकन का ध्यान रखना है और आंशिक हल प्रश्नों में तदनुरूप आनुपातिक अंक प्रदान है वो करना है। तो देखिए, अगर किसी बच्चे ने अब एक खंड के अगर प्रश्न है वो पूरे नहीं किए या अपने हिसाब से उसने पूरा उत्तर नहीं लिखकर कुछ बातें लिखी है, तो उस जितनी बात उसकी सही है उसके आधार पर अंक है वो जरूर दिए जाए। अगर पूरा उत्तर नहीं सही है और उसकी एक दो बात सही है तो उस आधार पर उसको अंक है वो मिलने चाहिए, ये अपेक्षा है वो जांचने वाले टीचर से की गई है। अब देख लेते हैं आपका जो पेपर आया था भूगोल का उसमें किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हैं। उत्तर हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, तो ऊपर देखेंगे प्रश्न संख्या, उसका अपेक्षित उत्तर यानी उम्मीद रखी जाती है, फिर खंडवार अंक या फिर अंक कितने का है और पाठ्य पुस्तक की किस पेज संख्या से वो प्रश्न है वो लिया गया है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको ये सारी चीजें समझा रखी है। तो पहले प्रश्न का ए उत्तर है ये 6 नंबर पेज से, दूसरे का भी ए खनिज और नगरीकरण वाला है ये 9 नंबर पेज से, तीसरा है जो इसका उत्तर द है सामाजिक आर्थिक स्तर वाला 18 नंबर पेज से, चौथे का स डॉक्टर महबूब उलक और पांचवें का ब है भोजन प्रसंस्करण उद्योग और सभी एक एक नंबर के हैं। उसके बाद में आगे बात करें, छठा इसका उत्तर द है जैव और जीवाणु संदूषण वाला, सातवां है उसका उत्तर ब कंवर सेन, आठवां है ब नमामि गंगे और नौवां है ध्वनि। तो इस प्रकार से पहले ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके बाद बात करें अपने रिक्त स्थान वाले। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के अंदर भी देखिएगा, पहला जो आपका प्रश्न था कि खालिस्तान की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो देखिए, चाहे आपने उसने अंगूर लिख दिया, चाहे आपने खट्टे फल लिख दिया, चाहे जैतून लिख दिया, तो इनमें से कोई भी या इस प्रकार का जो आंसर दिया है वो सही माना जाएगा।
उसके बाद में अगला आपका रिक्त स्थान था परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में खाली स्थान के इंजन के आविष्कार के बाद आई, तो इसका उत्तर है वो भाप है। अब देखिए किसी ने खाली रेल लिख दिया, या वो अब उस पर डिपेंड करता है जो जांचने वाला टीचर है, उसको अगर लग रहा है आपका कोई भाप के अलावा कोई आंसर है और वो सटीक बैठ सकता है उसकी समझ से, तो सही किया जा सकता है। बस अभी आप उसको सही नहीं माने अगर आपको कोई किंतु परंतु लग रही है, क्योंकि ये अपना अपना विवेक होता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर वृत्ताकार और चौथे का मुंबई या बंबई भी अगर आपने लिखा है तो वो हो गया। साइड में सारे पेज संख्या दिए गए हैं। इससे आपको ये भी समझ आ जाएगा भी बोर्ड का पेपर हमेशा ही पाठ्य पुस्तक से बनता है, जो मैं हमेशा साल दर साल ये बात कहता हूँ, इसलिए हमेशा ही हेल्प बुक, पासबुक, हाँ ठीक है वो हेल्प के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं हो भी पाठ्य पुस्तक तो हेल्प बुक बन जाए और आपकी जो पासबुक्स है वो आपकी मेन बुक बन जाए। बस ये एक शिकायत है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से रहती है। मैं ये नहीं है भी कोई दोषारोपण कर रहा हूँ किसी के ऊपर। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर संभववाद था। चौथे का यूएनडीपी का पूरा नाम, चाहे आपने इंग्लिश में लिखा चाहे हिंदी में लिखा। फिर प्राथमिक क्रियाओं में से तो देखिए 6-7 है, आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पालन, वन लकड़ी काटना, कृषि, खनन, इनमें से कोई भी 2 लिख दिया तो आपको आधा प्लस आधा 1 नंबर। पेज संख्या 7 में दे रखी है। हरियाली क्या है? बड़े अजीबोगरीब उत्तर भी बच्चों ने लिखे हैं भी हरियाली, हरे पौधे हैं। ये इसका मतलब ये क्लियर है ना भी बच्चे ने पाठ्यपुस्तक बिल्कुल नहीं पढ़ी, उसे हरियाली मतलब हरा रंग दिखाई दे रहा है, जबकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जल संभर विकास योजना है। और अगर आपने सीधा ही अगर कोई कर दिया भी हाँ ये जल को बचाने के लिए कोई योजना चलाई है, इतना भी अगर आपने लिखा है तो 100% आपको नंबर है वो मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं भी एज इट इज जो इसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब खंड ब की बात करें, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देनी थी तो परिभाषा आपने लिखी और खाली सूत्र लिख दिया, तब भी आपको टीचर नंबर है वो दे देंगे। उसके बाद में था मानव विकास के 2 उपागम बताइए, तो देखिए आपने चाहिए वर्णन नहीं किया, आपने सिर्फ इन उपागमों में से 2 नाम भी लिख दिए हैं, तब भी आपको 1.5 में से 1.5 मिलेगा, 3/4 प्लस 3/4। अगला छठा प्रश्न था कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 2 विशेषताएं बताइए। तो अब यहाँ पर देखिएगा कौशल का विशिष्टीकरण, यांत्रिकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्थिरीकरण, बाजार अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति, परिवहन अभिगम्यता, ये इनमें से कोई 2। इस बात को आप अच्छे से समझे। देखिए आपको कोई कौशल का विशिष्टीकरण है, चाहे यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, चाहे आपका स्थिरीकरण हो गया, और चाहे बाजार अभिगम्यता यानी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक भी अगर आपने कोई 2 लिखे हैं तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझिएगा इस चीज को, ये एनसीईआरटी की खूबसूरती है। बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता यानी सीधी सी बात, विशेषताओं के साथ चाहे स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक भी आपने लिखे हैं तो आपको पूरे मार्क्स हैं वो मिलेंगे। सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो रहा होगा। 7वां देखिए क्या स्वच्छंद उद्योग क्या है? बस सीधी कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहने वाला उद्योग है ये, और इससे इतना भी आपने लिखा है मिल जाएंगे मार्क्स। या इससे जुड़ी हुई और भी आपने स्वच्छंद उद्योग के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है भी ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और ये इनको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, इससे उत्पादन कम मात्रा में होता है, ये विविधता वाले स्थानों पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार की बातें लिखिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर है वृहद ट्रंक मार्ग पर 8वां जो क्वेश्चन था तो वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो उत्तर पश्चिमी अमेरिका और यूरोप को मिलाता है और विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग है। तो इससे संबंधित आपके जो भी अगर आपने इतना लिखा, इससे आसपास की और बातें लिखी, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसमें से। और अगर सिर्फ इतना लिखा भी हाँ ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, तो अब अगर आधी बात लिखी है क्योंकि 1.5 नंबर का है तो टीचर अपने हिसाब से 1 नंबर, 3/4 आधा जो भी देगा वो उसकी अपने विवेक पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद बात करें 9वां प्रश्न भी, नगरीय विकास मंत्री बना दें तो पर्यावरण संबंधी समस्या को कैसे आप दूर करेंगे? तो नगरों में पेयजल को शुद्ध बनाए रखना है, वायु प्रदूषण का हम नियंत्रण करेंगे, औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण करेंगे, या इसी प्रकार के कोई और अन्य भी आप अगर आप
आपको ये चौधर दे दी जाए तो आप शहरों के अंदर इन्वायरमेंट को कैसे शुद्ध रख सकते हैं, उससे जुड़ी हुई कोई भी बात आप लिखेंगे वो उसमें आपको मार्क्स हैं वो मिलेंगे। उसके बाद में 10वां प्रश्न था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो लैंगिक समानता या बेटियों को शिक्षित कर सशक्तिकरण करना, सीधी सी बात है, इस प्रकार की बातें हैं वो आपको इसके अंदर महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखना था। जो भी इस ये या इससे मिलता जुलता आंसर लिखा है तो सही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, एक तो प्रवास की धाराएं बताइए, काफी कंट्रोवर्सी इस प्रश्न के अंदर बच्चों के अंदर रही है। प्रवास की धाराएं देखिए दो प्रकार की, एक तो एक देश से दूसरे देश जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, और एक देश के अंदर ही होता है जिसको आंतरिक प्रवास कहते हैं। तो देखने में ज्यादा आया है भी ज्यादातर बच्चों ने आंतरिक प्रवास की धाराओं को ही लिखा है, क्योंकि धारा शब्द आने से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। भी धाराएं तो वो होती है ग्रामीण से ग्रामीण, वो चारों बातें उसने वो लिख दी। और लगभग मेरी जहां भी बात हुई है क्लियर भी वो सही ही माना जा रहा है। फिर भी कोई अपवाद स्वरूप कोई शिक्षक हो भी, हाँ, जिनको ये लग रहा है भी यार खाली आंतरिक लिखा है तो मैं 3/4 ही दूंगा, तो ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों के साथ, कुछ को पूरे मार्क्स भी इसमें मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं कहूँ, यहाँ टीचर की अपना विवेक काम करेगा। और अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है तो मैं सभी टीचर साथियों से भी ये अनुरोध भी बच्चे को, क्योंकि आप जब बुक पढ़कर देखेंगे तो वो धाराओं में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर उसको वो कन्फ्यूजन नहीं होता तो शायद ये सारी बातें भी लिखता। हालांकि ज़्यादातर बच्चों ने ये बातें लिखी है और आगे ग्रामीण और वो सारे धाराएं हैं वो भी लिखी हैं। तो फिर भी उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको, अगर आंतरिक प्रवास की बातें भी आपने लिखी है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब किसी बच्चे को कंट्रोवर्सी है और अगर आपको टीचर आधे नंबर दे रहा है यानी 3/4 दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 3/4, जैसे सपोज करो आपका पूरा पेपर सही है और आपके नंबर बन गए 55 सही 3/4, तो आपको बताए वो कितने माने जाएंगे? टोटल 56 ही माने जाएंगे। एक से ज़्यादा चाहिए, 1/4, 1/2 या 3/4 मार्क्स बनते हैं तो वो अगले डिजिट में चेंज होते हैं, ये आपको पता है। और ये मूल्यांकन के नियमों में ये टीचर को क्लियर भी किया हुआ है सारी चीज़ें। फिर जैव ऊर्जा के संक्षेप में 12वां, अच्छा गैरीसन नगर वाला था, सैनिकों के लिए विकसित होते हैं छावनी नगर, या इसमें उदाहरण वगैरह आपने लिख दिए हैं तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिर जैव ऊर्जा वाला था, जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा है, इससे प्रदूषण कम होता है, इस प्रकार की जो बातें लिख दी है। यहाँ थोड़े थोड़े उत्तर का एक आइडिया दिया गया है टीचर को, बस आपको उसको अपनी लाइनों के अंदर पिरोना है, भी 2 लाइन भर जाए 3 लाइन भर जाए, बस पूरे मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है तो भविष्य के लिए जो हम सुरक्षित रखते हैं उससे संबंधित बातें लिखनी है। उसके बाद में हवाई परिवहन का विशेष महत्व क्या है, भी ये महंगा है, खराब होने वाली चीज़ों को जल्दी पहुंचा सकते हैं, वस्तुओं का परिवहन जल्दी हो सकता है, यात्रियों का टाइम बचता है, तीव्रतम साधन है। तो ये 2-4 बातें भी अगर आपने इसमें से लिखी है भी क्या बेनिफिट है इसका, तो पूरे मार्क्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद में खंड 6 की तरफ करें तो निपटाए गए 9 भार में आपको पता है 3 है औद्योगिक, वाणिज्यिक और विस्तृत पतन, उनकी परिभाषा और एक आधा उदाहरण दिया है, तो पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिल रहे हैं। 17वां उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्र के निकट क्यों स्थापित करते हैं, तो आपको पता है गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल है और ज़्यादा टाइम तक अगर उसमें से रस नहीं निकाला जाता है तो उसका मीठापन सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। फिर इसलिए वो औद्योगिक क्षेत्रों के जो गन्ना उत्पादक जो क्षेत्र है उनके आसपास ही स्थापित किया जाता है। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ भी, और इससे अलावा और भी कुछ लाइनें आपको इसमें लिखनी थी क्योंकि 3 नंबर का ये प्रश्न है। तो स्थानीयकरण वाला जो टॉपिक था उसकी कुछ मेन बातें इसके अंदर आपको लिखनी थी। 18वां निर्माण रख रखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों वाला वर्गीकरण था, तो राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला और ग्रामीण सड़क के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको इसमें लिखना था। 19वां प्रश्न, इसको लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन है वो बच्चों के अंदर रहा, विशेषकर पहले पार्ट के अंदर भी। पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें, अब लाभ क्या है, जहां पर्यटन, एक तो आप ये लिख सकते हो इससे मनोरंजन होता है, इंटरटेनमेंट होता है, इससे मानसिक बीमारियां दूर होती है, आदमी खुश रहता है। और जहां पर्यटन ज़्यादा होता है वहां आसपास बहुत से उद्योग स्थापित हो जाते हैं, वहां पर व्यापारिक लोग दुकानें कर लेते हैं, वहां आप देखते हो भी शॉपिंग के लिए कितनी दुकानें खुल जाती है, जहां आपने परचेज किया है तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है, इस प्रकार की बातें आप लिखनी थी। और साथ में कारकों की बात करें तो मांग, परिवहन, जलवायु, भूदृश्य, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था। अब आपके क्लियर हो गया ना भी, पर्यटन आकर्षण की जो बातें हैं वो भी इसके अंदर ऐड थी। तो आप में से इनमें से जो जो चीज़ें यूज की है वो सारा इसमें सही माना जाएगा।
अब इसके अथवा में व्यापारिक केंद्र वाला था, तो वो उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। ज़्यादातर बच्चों ने पर्यटन वाला किया है। व्यापारिक के अंदर क्या होता है, परिभाषा देनी थी जहाँ वस्तु का विनिमय और मुद्रा यानी पैसों का लेन देन होता है, फिर दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना था। और उसके बाद में 20वां प्रश्न था, एक चावल का था और साथ में कृषि की जो समस्याएं थी। तो फसल का परिचय देना था, भी खरीफ की फसल है, ये प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इससे जुड़े हुए कुछ डाटा बताने थे, किस प्रकार का उसको जलवायु चाहिए और कहाँ पर उसका उत्पादन क्षेत्र है, तो ये चीज़ें उसमें बतानी थी। भारतीय कृषि की खूब सारी समस्याएं आपने पढ़ी थी और उनमें से किन्हीं भी 4 समस्याओं का वर्णन करना था, और वो वर्णन भी भले ही आपने अपने तरीके से किया है और पॉइंट लगाकर, तो आपको पूरे मार्क्स हैं वो मिलेंगे। पेज संख्या साथ में दे रखी है किस प्रकार से है। फिर 21वां प्रश्न है, अब वो मानचित्र का है 76 नंबर पेज से, और 22वां क्वेश्चन है ये 75 नंबर पेज से लिया गया है। ये सारी बातें हैं मैं पूर्व में ही आपको क्लियर है वो कर चुका हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे, आज आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा बोर्ड की कॉपी जांचने के लिए टीचर को जो आंसर की सेंड की गई है, आज आपने उसको देखा है और काफ़ी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये अलग बात है, कई बच्चों के हो सकता है एक आधा कन्फ्यूजन हो अभी भी रह गया हो, तो आपको बताना चाहूँगा जब आपका रिजल्ट आएगा, मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, उस दिन आप खुश होंगे, यार मैं तो इतने सोच रहा था, मेरे तो 4 नंबर ज़्यादा आए हैं, 5 नंबर ज़्यादा आए हैं। तो ये इसी का बेनिफिट मिलता है, टीचर अपने विवेक से कोई अगर डिसीजन लेता है तो वो बच्चे के हक में ही लेता है। इसलिए आपको विश्वास दिलाता हूँ, देखो जिन बच्चों के लड़ाई 56 में से 54, 55, 56 की है, 50+ वाली कॉपी तो टीचर 2-3 बार देखता है, यार कहीं भी टीचर से गलती नहीं हो जाए। तो 50+ वाली जो कॉपी है मोस्टली टीचर चेक करता है, कई बार करता है और बिल्कुल आपको कोई नुकसान नहीं होने देता। अब बीच का जो किसी का रहता है, तो मैं कहूँ अगर आप 20 नंबर सोचते हो ना, तो आप याद रखना आपके कम से कम 27-28 नंबर आएंगे। अगर आपका 15 नंबर का आप सोचते हो, आप 12 नंबर का अगर आपने 10 नंबर का ही सोचा है ना, तो देख लेना आपकी थ्योरी में कम से कम 18 नंबर आएंगे। अगर आपने 28 सोच रखे आपके 35 बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये मानिएगा भी जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही आपके मार्क्स आएंगे जो मिडल ऑर्डर के अंदर खेल रहे हैं या जो लोअर ऑर्डर के अंदर खेल रहे हैं। हाँ, अपर वालों को तो किसी प्रकार की वैसे ही कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी 50+ बन रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा है। और थोड़ी बहुत अगर बड़े प्रश्नों में किंतु परंतु अगर अच्छी कॉपी के अंदर हो भी गई है तो उसको भी टीचर लाभ देता है। तो इसलिए किसी प्रकार का संशय है वो दिमाग में मत रखिएगा। अब आप समझ गए ना, जब भी मैं आंसर शीट आपको मतलब दिखाता हूं या जब पेपर हो जाता है उसकी की जब बताता हूं, तो छोटे प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ पेज संख्या बताता हूं, क्योंकि बोर्ड का यही सिस्टम रहता है। तो आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ लाभ मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा अगर और भी कोई आंसर की उपलब्ध हो पाई तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिएगा, किसी भी 1-2 नंबर 2-4 नंबरों के लिए दिमाग में कोई टेंशन मत रखिएगा। एक पेपर में कोई 2 नंबर की समस्या है तो कोशिश करें अभी 1-2 पेपर आपके बचे हैं वहाँ उसकी भरपाई कर लें। आप बार बार पास्ट के अंदर मत जाइएगा, प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए अपने फ्यूचर को आप बहुत ही शानदार कर सकते हैं। तो अगले बचे हुए सभी पेपर्स के लिए आप सब बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। और चैनल के ऊपर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस है वो यथावत चल रही है और 30 मार्च कल है, कल कुछ विशेष है तो जरूर आपसे मैं रूबरू होऊंगा और कुछ खास बात है वो करने जा रहा हूं, क्योंकि कल 30 मार्च है। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।